आज के इस सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं 1 से लेकर 15 जनवरी 2023 तक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि वेरियस एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते हैं, जैसे कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या फिर और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये उसमें आपकी हेल्प करेगा। तो मैं हूं सुनील शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं द ऑनलाइन गुरु में। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या JNV जैसे एग्जाम्स की ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 7737653468 पर डिटेल्स ले सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। एंड अगर आप और भी वेरियस एग्जामिनेशंस देते हैं, उन सभी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से जाकर आप इन सभी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। चलिए तो हमारे पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, एक क्रॉनिकल इवेंट में आप समझो हम लोगों ने क्या किया था, 2018 के अंदर नेशनल ईयर ऑफ मिलेट को सेलिब्रेट किया था। कब किया था? 2018 में किया था। इसके बाद हम लोग जो हैं वो मिलेट, जो कि बहुत सारे कोर्स ग्रेन होते हैं, उनके बेनिफिट्स को लोगों को बता रहे हैं। इससे क्या होगा, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके हेल्थ पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सेकेंड थिंग क्या होगा, फार्मर्स के लिए भी इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। तो इसको वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने पहल स्टार्ट की। एंड यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्या किया, इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया और ये एक्सेप्ट कर लिया गया UN की तरफ से कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ओपनिंग सेरेमनी के स्पीच के साथ। ये ओपनिंग सेरेमनी कहां पे हुई थी? तो इटली के अंदर एक प्लेस है रोम, जहां पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, हेडक्वार्टर है। वहां पे इनॉग्रेशन स्पीच के साथ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 स्टार्ट हो चुका है। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो आप नोट डाउन कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया जाएगा? तो 2023 है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 2018। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आप आंसर क्या करेंगे, इटली के रोम के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं और ऐसे ही सभी टॉपिक्स में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप भी करेंगे। अगला न्यूज आपके सामने आता है कि 14 जनवरी के दिन इंडियन आर्मी के जो आर्म्ड फोर्स वेटरन्स हैं उनका डे हम लोग याद करते हैं, उनको हम लोग मेमोराइज करते हैं। उनका जो सैक्रिफाइस था, उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिए, जो भी कार्य किए, उनको हम याद करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये तो पूरे साल भर हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो सिर्फ 14 जनवरी ही क्यों चूज किया गया? तो देखिए 14 जनवरी जो है ये वो दिन है जिस दिन इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ, जी हाँ नाम आप सही गेस कर पा रहे हैं, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो हैं उनको रिटायरमेंट मिला था, वो इस दिन रिटायर हुए थे। एंड तब से हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके लिए 14 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक न्यूज थी जो बहुत ज्यादा लैमलाइट में रही थी जोशीमठ को लेकर। अब जोशीमठ में एक्चुअल में हुआ क्या है, तो आप लोगों ने कुछ दिनों से ये देखा होगा कि बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनमें दरार आ रही है। एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग के ऊपर कोलाइड कर रही है, झुक जा रही है और भी बहुत सारे टेंशंस वहां पे क्रिएट हो रहे हैं। अब इसके पीछे वहां पे जो लोग हैं उनका ये मानना है कि NTPC का, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो टनल वगैरह बना रहे हैं हाइड्रो पावर के लिए, ठीक है, बिजली बनाने के लिए, किससे? पानी से। तो उस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हुई और ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हालांकि इस बात की अभी जांच चल रही है कि क्या एक्चुअल में NTPC इन सभी के लिए जिम्मेदार है या नहीं है। तब तक के लिए आपको ये याद रखना है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कहाँ पे, हैदराबाद में है,
ठीक है, हैदराबाद के अंदर है। उन्होंने इसरो के साथ मिलकर क्या किया, इसका सैटेलाइट से अध्ययन किया और इस पे अपनी स्टडी रिपोर्ट इशू की है। किसने की है? हैदराबाद बेस्ड नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने इसके लिए एक सैटेलाइट का यूज किया, जिस सैटेलाइट का नाम क्या है? कार्टोसैट 2S। ठीक है, तो याद रखेंगे कार्टोसैट 2S का यहाँ पे यूज किया गया है। अगली न्यूज आप सभी के सामने आती है कि तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने क्या किया, एक रेजोल्यूशन रखा है कि भाई वापस से जो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट था उसे स्टार्ट किया जाए। तो सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट अब वापस से न्यूज में आ गया है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट समझने के लिए आप इस फोटो को देखिए, ये इंडिया का लास्ट पॉइंट, ठीक है, और यहाँ पे ये श्रीलंका है। अब आप लोगों ने अगर माइथोलॉजी में रामायण के बारे में सुना था तो आपने देखा था कि एक सेतु ऐसे जनरेट किया गया था, और ये वाला जो पार्ट है ये वो सेतु है जो कनेक्ट करता है इंडिया को श्रीलंका के साथ। अब क्या होता है, जितने भी शिप्स वगैरह आते हैं उन शिप्स को अगर इस पार्ट पे पहुंचना है तो पूरा श्रीलंका को क्रॉस करके उनको यहाँ पे पहुंचना पड़ता है। जबकि तमिलनाडु ने ये प्रपोज किया है कि भाई एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक कैनाल बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिसके थ्रू इसमें गैप जनरेट किया जाए और ये जो शिप्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच जाए। तो इतना लंबा वेट भी रुक जाएगा और फ्यूल की भी बचत हो जाएगी और चीजें कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी। तो इसको वापस से स्टार्ट करने की बात की जा रही है, और ये जो कैनाल होगा ये कनेक्ट किसको करेगा? तो गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करेगा पाक स्ट्रेट के साथ। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है जिसको कहा जाता है राम सेतु, इसे आपने कई जगह पे देखा होगा कि राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ठीक है, राम सेतु को क्या कहा जाता है? एडम्स ब्रिज भी यहाँ पे कहा जाता है, और माइथोलॉजिकल वे में ये रामायण से एसोसिएटेड है। किस किस के बीच में है? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में है। अगली न्यूज आती है कि जो यूनियन कैबिनेट है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक अप्रूवल दिया है। अब अप्रूवल क्या दिया है कि जो पहले से चल रहा था नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी का इंस्टीट्यूट, कहाँ पे? कोलकाता के जोका के अंदर, उसका अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कर दिया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या काम करेगा? तो भाई वाटर के फील्ड में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के फील्ड में आपको पीने का जो साफ पानी मिल सके, सैनिटेशन हो, हाइजीन मेंटेन कर सके, उससे रिलेटेड काम करने का ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है भाई? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कोलकाता के झोका में होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको SPM निवास कहा गया है, इसका पुराना नाम क्या था? तो नेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन एंड क्वालिटी इसका पुराना नाम था। अगली न्यूज है कि भाई हम लोग 12 जनवरी के दिन नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल थीम रखी गई थी विकसित युवा विकसित भारत। ठीक है, पहला क्वेश्चन नेशनल यूथ डे कब? तो आपका आंसर होगा 12 जनवरी। दूसरा क्वेश्चन भाई किनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए? तो स्वामी विवेकानंद। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि नेशनल यूथ डे जो है उसका 23 का थीम क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत। अब स्वामी विवेकानंद के बर्थडे को हम लोग 12 जनवरी को कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं एज अ नेशनल यूथ डे? तो भैया नेशनल यूथ डे 1984 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1984 से हम लोग नेशनल यूथ डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स। अब क्या होता है, आप ऐसे समझिए, जब एक देश का कोई नागरिक दूसरे किसी देश में विजिट करना चाहता है तो उसे क्या दिखाना पड़ता है? अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक रेप्लिका है इंडियन पासपोर्ट का। तो क्या होता है कि जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं तो पासपोर्ट आपको परमिशन देता है वहां जाने के लिए या नहीं जाने के लिए। तो बेसिकली
अगर आप किसी कंट्री का पासपोर्ट रखते हैं और बिना किसी टेंशन के कितने रीजन्स में आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो ही दिखाता है हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स। बनाता कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स इसको जनरेट करता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के थ्रू ये डेटा लेता है और उसके बाद इसे पब्लिश कर देता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा भाई इंडिया का, देख लेते हैं। इंडिया जो है वो अब 85th पोजीशन पे आ चुका है। अब 85th पोजीशन पे आ चुका है का मतलब क्या है? हम लोग बिना किसी वीजा के, ठीक है, हम लोग बिना किसी वीजा के 59 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, हमें वीजा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम 59 कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि पिछले बार जब रिपोर्ट आई थी तो इंडिया की पोजीशन क्या थी? 87th पोजीशन थी। तो अब हम लोगों की रैंकिंग में क्या हुआ है? सुधार हुआ है, 87 से 85 पे आ गए हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे ज्यादा जो रैंक नंबर 1 पे कौन है? तो देखो रैंक नंबर 1 पे जो है वो आता है आपका जापान, और जापान जो है वो अराउंड 193 कंट्रीज में यहाँ के लोग आसानी से ट्रैवल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूएई ने, यूनाइटेड अरब अमीरात ने अनाउंस कर दिया है कि भाई 1 जनवरी 2024 है ना, रिपीट करूंगा 2024 है, से इनके यहाँ पे भी सिंगल यूज प्लास्टिक के जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। उन शॉपिंग बैग्स पे बैन लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, प्रीवियस सेशंस अगर आपने हमारे देखे हो तो इंडिया में भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया गया था। कब किया गया था? आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि भाई इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कब किया गया था। अगली न्यूज आती है 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में। ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड है ये बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में आयोजित किए गए थे। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी में बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए, जैसे कि द फेबल मैन को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला, बंसीज को यहाँ पे बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिक और कॉमेडी का अवार्ड मिला, एचबीओ का गेम्स ऑफ थ्रोन्स को यहाँ पे जो है टीवी सीरियल का अवार्ड मिला, केविन कॉस्टनर ने यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है, सेम एज अबॉट एलिमेंट ने यहाँ पे बेस्ट टेलीविजन सीरीज का अवार्ड जीता, बेस्ट डायरेक्टर जो थे वो स्टीवन स्पिलबर्ग थे, एंड बेस्ट मूवी जो थी नॉन इंग्लिश वाली वो 1985 थी। अब इन सभी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए जनरेट करेगा वो है इंडियन मूवी। इंडियन मूवी जिसका नाम क्या है? RRR था, जिसको कि बनाया किसने था? SS राजामौली ने बनाया था। इस मूवी का एक सॉन्ग है जो कि नाटू नाटू के नाम से फेमस है, एंड इस सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। तो आपको इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा एक बैकग्राउंड याद रखेंगे। पहला तो इसे 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला। ठीक है, सॉन्ग का नाम क्या है? नाटू नाटू है। सेकंड थिंग, इस मूवी को डायरेक्ट किसने किया? तो SS राजामौली ने इस मूवी को डायरेक्ट किया। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो मूवी है ये किस पे बेस्ड है? तो भैया देखो ये जो मूवी है कोमाराम भीम, ठीक है, कोमाराम भीम और अल्लूरी सीतारमा राजू की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। नाम याद रखेंगे, कोमाराम भीम एंड अल्लूरी सीताराम राजू के ऊपर बेस्ड है, जो कि ब्रिटिश एरा में 1920 की स्टोरी को यहां पे डिपिक्ट करता है। अगली न्यूज आती है एस्ट्रो टूरिज्म के लिए 6 से 8 जनवरी तक नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के साथ मिलकर इंडिया गेट लॉन्च कर्तव्य पथ पे इस टाइप का एक इवेंट रखा, जहां पे आपको नाइट स्काई की जो सेलेस्टियल बॉडीज है उनके बारे में दिखाया गया। तो अब क्या ये पहला ऐसा प्लेस है जहां पे ऐसा काम किया जा रहा है? तो नहीं, ऐसे और भी प्लेसेस हैं जो सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनमें पहला नाम आता है बेनीताल विलेज। बेनीताल विलेज कहाँ पे है? उत्तराखंड के चमोली के अंदर है, नोट डाउन करते जाएंगे। इसके बाद आपके पास आता है एक प्लेस जो कि क्या है? मांडू।
मांडू प्लेस कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। देन आता है जयपुर, जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। इसके बाद एक विलेज है हानले, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो हानले विलेज कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है, ठीक है, जहाँ पे एस्ट्रो टूरिज्म चल रहा है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, कर्तव्य पथ तो नया नाम है भाई, पुराना नाम क्या था? कमेंट करके आप मुझे यहाँ पे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या था। अगला न्यूज आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वर्क करता है। इन्होंने रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी तक सेलिब्रेट करने का रखा है। इस टाइम ड्यूरेशन में ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो रोड सेफ्टी वीक 11 से 17 जनवरी 2023। अगली न्यूज, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ मिलकर 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है। कहां पे? हुबली धारवाड़ कर्नाटका में। कब से कब तक? तो 12th से लेकर 16 जनवरी तक में इसे इनॉग्रेट किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद करेंगे कि 26th नेशनल यूथ फेस्टिवल कहां पे? तो कर्नाटका के हुबली धारवाड़ रीजन के अंदर। कब? तो 12th से लेकर 16 जनवरी तक। और इसकी थीम क्या रखी गई थी? विकसित युवा विकसित भारत इसकी थीम रखी गई थी। नेक्स्ट न्यूज आती है कि उत्तराखंड के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल, अब ये रिटायर हो चुके हैं, गुरमीत सिंह जी, इन्होंने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन बिल को अप्रूव कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड के अंदर फीमेल्स को, वुमेन सिटीजन्स को, जो कि उत्तराखंड की ही रहने वाली हैं, उन्हें 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा पब्लिक सर्विसेज एंड पोस्ट में। मतलब जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनमें 30% सीट्स जो है वो अब उत्तराखंड की वुमेन्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। इससे सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट होगा इन वुमेन्स का, वो भी अपने आप को अपॉर्चुनिटी प्रूव कर पाएंगी। अगली न्यूज आती है कि केरला जो है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, केरला जो है वो बन चुका है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जो कि डिजिटल बैंकिंग रखता है ईच एंड एवरी स्फेयर के अंदर। मतलब यहाँ के सभी सिटीजन्स जो हैं वो डिजिटल बैंकिंग पे आसानी से फंक्शन कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ के जो सीएम थे पिनरई विजयन, पी विजयन जो कहा जाता है, तो इन्होंने क्या किया? वर्क किया था आरबीआई के साथ मिलकर एक्सपैंडिंग एंड डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए। यहां पे और भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पहले हुआ था और सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा गया था। देखो 2021 में क्या हुआ था? एक प्लेस था तिरसुर, जो कि क्या बन गया था? फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया था, ठीक है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बन गया था। कहां पे? केरला के अंदर, जिसने डिजिटल बैंकिंग को स्टार्ट किया था। तो पहला डिजिटल बैंकिंग वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तिरसुर था केरला का। अब पहला जो है ना स्टेट कौन सा है? तो भाई पहला स्टेट कौन है? केरला है। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, इसे याद रखिएगा। देखिए अगली न्यूज आती है 10 जनवरी के दिन, जिसे हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसे विश्व हिंदी दिवस भी कहा जाता है। 1949 में सबसे पहले यहाँ पे हिंदी यूज की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और अगर बात करें तो हिंदी जो है ना वो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली थर्ड लैंग्वेज के रूप में आती है। तो भाई पहले दो लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आता है मंदारिन चाइनीज, ठीक है, ये मंदारिन जो है वो चाइनीज लैंग्वेज है। सेकंड नंबर पे कौन सी बोली बोली जाती है? दैट इज इंग्लिश। एंड थर्ड नंबर पे जो बोली जाती है दैट इज हिंदी। तो हिंदी वर्ल्ड में तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। और इसके लिए हम लोग वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। कब से स्टार्ट हुआ था? तो भाई 2006 से ये स्टार्ट हुआ था। किन्होंने स्टार्ट किया था? तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने 2006 में इसकी शुरुआत कर दी थी। अगली न्यूज आती है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी के दिन इंदौर एमपी के अंदर सेलिब्रेट किया गया। अब प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग सेलिब्रेट क्यों करते हैं?
तो भाई देखो, आप ये याद रखो कि इसी दिन क्या हुआ था, महात्मा गांधी इंडिया वापस लौटे थे और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया था उन्होंने, और उन्हीं सभी के कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से आज हम लोग आजाद हुए। तो ऐसा ये माना जाता है कि जो फॉरेन पर्सन है, मतलब जो इंडियंस हैं जो फॉरेन में रह रहे हैं, इनको शॉर्ट में एनआरआई भी कहा जाता है, इन लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं को ऑनर करने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और हर साल कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। अब यहाँ पे इस साल की थीम डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल रखा गया था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि भाई प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाता है जो कि ओवरसीज इंडियन को दिए जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। अब ऐसे तो ये अवार्ड बहुत सारे लोगों को दिया गया, लेकिन हमारे लिए जो एक पर्सन एग्जाम में आ सकते हैं वो है गुयाना के 9th प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली। इन्हें यहाँ पे प्रवासी भारतीय अवार्ड दिया गया है। इनके जो पेरेंट्स थे वो इंडियन ओरिजिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है, सीरम की तरफ से रिलीज किया गया था टॉप परफॉर्मिंग ग्लोबल एयरपोर्ट का अवार्ड। यहां पे अगर देखें तो पहले नंबर पे वर्ल्ड में वाइल हैनेडा एयरपोर्ट जो कि टोक्यो जापान का है, जबकि सेकंड नंबर पे आया था कैम पैगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो था वो 7वें नंबर पे आया था। इसमें से कैम पैगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन भी हुआ था। कहां पे है ये? बेंगलुरु के अंदर है, जिसे बैंगलोर भी कहा जाता है। अगली न्यूज आती है कि इंडिया ने डिप्लॉय किया है एक फीमेल पीस कीपर्स का प्लाटून जो कि यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स इन अबेई के रूप में काम करेगा। कहां पे? सूडान और साउथ सूडान की बॉर्डर पे। हमने कब भेजा है? 6 जनवरी के दिन भेजा है, और ये अभी तक का लार्जेस्ट सिंगल यूनिट होगा वुमेन पीस कीपर्स का जो कि यूएन की तरफ से भेजे जाते हैं, और उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। हालांकि सबसे पहली बार हम लोगों ने ऑल फीमेल कंटीजेंट भेजा था लाइबेरिया में 2007 में, और अब जो कंटीजेंट हमने भेजा है सूडान एंड साउथ सूडान के अंदर वो सबसे बड़ा कंटीजेंट के रूप में जाना जाता है। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं? अदर नेशन में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए काम करते हैं, शांति एस्टैब्लिश करने के लिए काम करते हैं। उसमें अगर वुमेन्स हैं तो वुमेन्स रिलेटेड एंड चाइल्ड रिलेटेड चीजों को ज्यादा अच्छे से मॉनिटर किया जा सकेगा। नेक्स्ट न्यूज आती है 7 जनवरी के दिन गुजरात के जो सीएम है भूपेंद्र पटेल जी ने इनॉग्रेट कर दिया था इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 को। ये काइट फेस्टिवल 8 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाएगा। ये जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है ये हर साल अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जाता है, और 1989 से इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, लाइक आप इमेज में ही देख पा रहे हैं किस टाइप के काइट्स को यहाँ पे फ्लाई अप किया जाता है। इनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका जैसे नेशंस के भी जो काइट फ्लायर हैं वो लोग हिस्सा लेते हैं और यहाँ पे अपने अपने कला का प्रदर्शन करते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इंडियन पर्सन है जिनका नाम है रसूल भाई रहीम भाई। ठीक है, रसूल भाई रहीम भाई वो पर्सन है जो एक साथ 500 काइट को एक ही धागे से सिंगल स्ट्रिंग से उड़ाने में माहिर हैं। तो यहाँ पे ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, रसूल भाई राम भाई जो एक ही स्ट्रिंग पे 500 काइट्स को एक साथ उड़ाने का भी रिकॉर्ड रखते हैं। अगली न्यूज आती है कि हम लोग अपना पहला इस टाइप का पर्पल फेस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये जो पर्पल फेस्टिवल है ये गोवा के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है। इनॉग्रेट किया 6 जनवरी को। 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक ये फेस्टिवल मनाया गया। अब यहाँ पे इस फेस्टिवल के साथ साथ ऐसे लोग जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं जिनको कि PWDS कहा जाता है, आप हिंदी में इन्हें दिव्यांग कहते हैं, उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजीज है
जिनके थ्रू उनका जीवन आसान हो सकता है, उनको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो गोवा जो था वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के रूप में फेमस पहले से ही था, अब साथ में पर्पल फेस्ट के रूप में भी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। अगली न्यूज आती है, इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। फरवरी में होने वाला WTA 1000 इवेंट जो कि दुबई में होगा, उसके बाद ये प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कहने वाले हैं। सानिया मिर्जा का रिकॉर्ड इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने WTA का सिंगल टाइटल जीता और डबल्स में इन्होंने कई मैचेस भी इंडिया के लिए जीते हैं। अगली न्यूज आती है, बिहार के जो गवर्नमेंट है उनमें सीएम नीतीश कुमार जी ने फर्स्ट फेज ऑफ कास्ट बेस्ड सर्वे को स्टार्ट कर दिया 7 जनवरी को। अब ये जो कास्ट बेस्ड सर्वे है ये क्या करेगा, तो इसके थ्रू जो वहां के एम्प्लॉयड पर्सन हैं, उन जिनमें टीचर्स वगैरह होंगे, वो लोग आपके घर जा जाके आपके डिटेल्स लेंगे और इसके थ्रू जो है गवर्नमेंट किस टाइप से प्लान करती है अपने योजनाओं को, अपने किन किन सेक्शन के लिए क्या क्या काम करना है, किन के लिए कौन सी योजना लानी है, किन का भला करना है, वो सारी चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। तो ये 2 फेज के अंदर किए जाएंगे, जनवरी के अंदर आएगा और अप्रैल के अंदर ये फेजेस आएंगे, जिनके थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पे वेलफेयर स्कीम बनाने के लिए वहां का सर्वे करेगी, वहां के लोगों की काउंटिंग करने वाली है। अगली न्यूज है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पाम ट्रीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। ठीक है, पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम कहां पे, तिरुवनंतपुरम में केरला के अंदर है और ये वर्ल्ड वाइड फेमस हो रहा है। केरला के अंदर एस्टैब्लिश किया गया है पाम लीफ का मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम। कहां पे है, तिरुवनंतपुरम के अंदर है। यहाँ पे बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कि एंशिएंट टाइप की चीजें हाथ से लिखी हुई मौजूद है, जिनको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आता है आपके लिए कि इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर जो कि 79th ग्रैंड मास्टर हो चुके हैं, वो कौन है अब, 16 इयर्स के प्रणेश एम तमिलनाडु के हैं और ये ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। आपके लिए ये इन्फॉर्म कर दूं कि ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, तो वो चेस से रिलेटेड पर्संस होते हैं। अगली न्यूज आती है, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार की रेटिंग मिली है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम के थ्रू। अब ईट राइट सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो है वो फसाई, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से दिया जाता है। और ऐसा करने वाला ये इकलौता नहीं है, और भी इनके पहले दिए जा चुके हैं, लाइक आनंद विहार। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, आनंद विहार टर्मिनल है जो कहां पे है, रेलवे स्टेशन दिल्ली के अंदर है। उसके बाद दिया गया था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को ये अवार्ड दिया गया था, ये कहां पे है, मुंबई के अंदर है। इसके बाद दिया गया था वडोदरा को। ठीक है, अगर आप पुराने सेशंस हमारे फॉलो करते हैं तो वडोदरा गुजरात के अंदर है। उसके बाद दिया गया था चंडीगढ़ को, एंड चंडीगढ़ के बाद दिया गया था भोपाल रेलवे स्टेशन को, और अब वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। अगली न्यूज आती है कि सीएम नवीन पटनायक जी ने, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। कहां पे है ये स्टेडियम, तो उड़ीसा के राउरकेला के अंदर है, जिसका नाम क्या रखा गया है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम रखा गया है। ये जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, इसमें क्या ऑर्गेनाइज किया जाने वाला है, मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप का ऑर्गेनाइजेशन किया जाना है। 13 जनवरी से ये इवेंट स्टार्ट हो रहे हैं। 2 जगह पे ये हॉकी के इवेंट होंगे, एक तो कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर के अंदर, और बाकी के मैचेस जो हैं वो राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अगली न्यूज आती है, 13 जनवरी के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जिसका नाम क्या रखा गया, गंगा विलास रखा गया है। ये वाराणसी से लेकर
डिब्रूगढ़ बांग्लादेश तक ट्रैवल करेगा, बांग्लादेश से होते हुए ट्रैवल करेगा। ये एक लग्जरी वेसल है, जैसा कि आप इमेज में देख ही पा रहे हैं। इसमें लगभग लगभग कितने लोग होंगे, तो 80 पैसेंजर्स यहाँ पे होने वाले हैं। लगभग 50 डेज इन्हें लगेंगे इस रूट को कवर अप करने में। इस टाइम पीरियड में ये 27 रिवर्स से होते हुए गुजरेगा। हालांकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, 50 लाख एंड अबव इसका किराया होने जा रहा है, तो वहां पे एक लग्जरी टूरिज्म देने वाला है ये। नेक्स्ट न्यूज आती है वर्ल्ड ब्रेल डे, जो कि हम लोग 4 जनवरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि भाई इसी दिन लुइस ब्रेल नाम के पर्सन का बर्थ हुआ था। ठीक है, लुइस ब्रेल का बर्थडे हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। ये वो पर्सन थे जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया था, और ब्रेल सिस्टम उन लोगों को पढ़ने में हेल्प करता है जो देख नहीं पाते। इसमें कुछ डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स के पैटर्न पे अल्फाबेट्स और नंबर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज पे देख पा रहे हैं कि कौन कौन से अल्फाबेट के लिए कैसे कैसे डॉट्स का यहाँ पे यूज किया जाता है। अगली न्यूज आती है 3 जनवरी के दिन इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले 2 साल तक आपसे पूछा जाएगा। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड, ये वो 5 नेशन है जो अगले 2 सालों के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं। देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 टाइप के मेंबर होते हैं। एक मेंबर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मेंबर, और एक होता है नॉन परमानेंट मेंबर। तो परमानेंट मेंबर कितने हैं भाई, यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, यूके है, फ्रांस है, रशिया है और चाइना है। ये 5 ऑलवेज सेम रहेंगे, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जबकि जो 10 मेंबर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, हर 2 साल में 5-5 के लिए इलेक्शंस यहाँ पे किए जाते हैं और ये फंक्शन करते हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का टाइम पीरियड ओवर हो रहा है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में। साथ ही साथ आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एंड नॉर्वे का 2 ईयर का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, उसके बाद से ये लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। अगली न्यूज आती है स्काउटिंग से रिलेटेड। भैया 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी जो है वो कहां पे होस्ट की जा रही है, राजस्थान के अंदर होस्ट की जा रही है। राजस्थान में रोहट नाम का प्लेस जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज आती है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी और गुजरात का गैस लिमिटेड मिलकर इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं कवस टाउनशिप सूरत के अंदर। कवस टाउनशिप का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि भाई ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि वाटर जो होता है, यानी कि जल, जिसको बोलते हैं H2O, इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसका क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, और इसी इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इनमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग किया जाता है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल काम में ले लेंगे, ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं सांस लेने के लिए जरूरी है। तो इसको जब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से डेवलप किया जाता है तो उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब सोलर पावर से अगर काम किया जाए तो हो जाएगा, विंड पावर से अगर काम किया जाए तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। तो इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ है, कवस सूरत के अंदर इसे स्टार्ट किया गया है। न्यूज आती है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है सियोम ब्रिज को अरुणाचल प्रदेश में। इनके साथ साथ और भी प्रोजेक्ट को इन्होंने इनॉग्रेट किया है, बट सियोम ब्रिज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे चाइनीज बॉर्डर वाले जो पार्ट है वहां पे हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, एंड हम आसानी से जो मैन्यूवर्स हैं, हमारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ट्रुप्स हैं, उनको आसानी से वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। तो सियोम ब्रिज कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये आपको याद रखना है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन करें, आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट 2 डेज में। देन अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल या JNV की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने है 7737653468 एंड अदर टेस्ट सीरीज के लिए भी आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।